फोर्स के बारे में जानने के बाद अब चलिए जानते हैं फोर्सेस के कितने प्रकार होते हैं। तो फोर्सेस को ब्रीफली दो प्रकार में विभाजित किया जाता है, जैसा आपको तस्वीर में यहाँ पे दिख रहा होगा। एक प्रकार होता है कॉन्टेक्ट, है ना, और एक होता है नॉन कॉन्टेक्ट। ठीक है, नॉन कॉन्टेक्ट समझ में नहीं आ रहा होगा, है ना, तो इसका एक और नाम जान लीजिए, एक्शन एट ए डिस्टेंस फोर्स। एक्शन एट ए डिस्टेंस, और फोर्स तो लगेगा बिकॉज फोर्स का ही प्रकार है, तो नॉन कॉन्टेक्ट को एक्शन एट ए डिस्टेंस फोर्स कहा जाता है। आप जब कभी ऐसे जगह से जाते हैं जो थोड़ा भूतिया इलाका होता है, ठीक है ना, तो वहाँ पर जब आप बाइक चलाते हो, साइकिल चलाते हो, तो आपको लगता है कि पीछे से कोई खींच रहा है ऐसा कुछ, तो वो भी एक प्रकार का फोर्स है। उसको बोलते हैं साइकोलॉजिकल फोर्स, या उसको बोल सकते हैं कि घोस्ट फोर्स है। वैसा कुछ फोर्स होता नहीं है। देखिए, अब एक करके जानते हैं कि कॉन्टेक्ट फोर्स क्या होता है और नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स क्या होता है। सबसे पहले जानेंगे किसके बारे में, खुद बताइए। तो जानेंगे कॉन्टेक्ट फोर्स के बारे में। तो यहाँ पर कॉन्टेक्ट फोर्स लिखा हमने। अभी इसका डिफिनीशन जानते हैं, कॉन्टेक्ट फोर्स होता क्या है ना। तो लिखेंगे इट इज़ ए फोर्स, इट इज़ ए फोर्स विच एक्ट व्हेन, ठीक है ना, यह एक ऐसा फोर्स होता है जो काम करता है व्हेन द ऑब्जेक्ट्स आर इन फिजिकली, ठीक है ना, जब ऑब्जेक्ट्स, कम से कम तो दो ऑब्जेक्ट चाहिए ना फोर्स लगाने के लिए, एक तो जो लगा रहा है और जिस पे लग रहा है, तो वो दोनों ऑब्जेक्ट्स जो होने चाहिए आर फिजिकली कॉन्टेक्ट विथ ईच अदर। फिजिकली कॉन्टेक्ट होना चाहिए उनका, कोई ना कोई भाग, है ना, जुड़ा हुआ होना चाहिए, ठीक है। तो उसे हम क्या कहेंगे, कॉन्टेक्ट फोर्स कहेंगे। इट इज ए फोर्स विच एक्ट्स व्हेन द ऑब्जेक्ट्स आर फिजिकली कॉन्टेक्ट विथ ईच अदर। एक दूसरे से जुड़े हुए रहने चाहिए, है ना, ऐसा नहीं कि कुछ दूरी पर हैं और ऐसे जादूगर जैसा ऐसे ऐसे करके मंत्र मार के ऐसे कर दिया और वहाँ पर कुछ चीज़ें हो गई, है ना, वो भी तो आपको बेवकूफ़ी बनाया जाता है। लेकिन यहाँ पर साफ साफ बोला जा रहा है कि कॉन्टेक्ट फोर्स उसे कहेंगे, है ना, जब दोनों ऑब्जेक्ट का कुछ न कुछ भाग, पूरा भाग जरूरी नहीं है, कुछ न कुछ भाग अटैच्ड हो, एक दूसरे से जुड़े हुए हों फिजिकली। बोले कोई दिक्कत, यहाँ तक बड़ा ही आसान है। अब देखिए टाइप्स लिख लेते हैं, कॉन्टेक्ट फोर्स के भी प्रकार होते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर टाइप्स ऑफ कॉन्टेक्ट फोर्स। कॉन्टेक्ट फोर्स के प्रकार, कॉन्टेक्ट फोर्स के प्रकार, जिसमें पहला प्रकार आपका है, पहला प्रकार है रिएक्शन फोर्स, जो आपके बुक में नहीं दिया हुआ होगा, है ना, लेकिन आपको तो नोट्स बनानी है तो इसको तो लिखना पड़ेगा, नहीं लिखने पर पिटाना पड़ेगा। तो टाइप्स ऑफ कॉन्टेक्ट फोर्स में पहला जो प्रकार है वो रिएक्शन फोर्स है। दूसरा जानेंगे, पहले जान ही लेते हैं कि रिएक्शन फोर्स क्या होता है, ठीक है, ठीक है। तो लिखेंगे एन ऑब्जेक्ट विच इज इन रेस्ट, ठीक है ना, जो वस्तु क्या में होता है, रेस्ट में होता है, ऑन ए सरफेस, और कहाँ पे रेस्ट में रहेगा, हवा में थोड़ी रहेगा, सरफेस पे, ऑन ए सरफेस, एक्सपीरियंस करता है ए एन अपवर्ड फोर्स, तो वो एक अपवर्ड फोर्स क्या करता है, अनुभव करता है। एन ऑब्जेक्ट विच इज इन रेस्ट ऑन ए सरफेस एक्सपीरियंस एन अपवर्ड फोर्स नोन एज रिएक्शन फोर्स, नोन एज रिएक्शन फोर्स। अब ये जो मैंने लिखा है ना, तो आप बोलिएगा कि समझ में हमको नहीं आ रहा, रीजन पता है, नहीं पता है हमको भी काहे समझ में नहीं आ रहा, लेकिन चलिए उसको हम तस्वीर के द्वारा समझाते हैं। जैसे मान लीजिए ये टेबल है, मान ही लेना है ना, तो टेबल जरूरी थोड़ी है कि एकदम एग्जैक्ट बनेगा। इस पर एगो रखल है बॉक्स, डिब्बा, है ना, मगही भाषा में।
तो डिब्बा रखल है, बॉक्स रखल है, बक्सा रखल है। अब ई बॉक्स के पास कुछ न कुछ क्या होगा, मास होगा। आइए हम आपको बतैले हैं कि मास का होता है, क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेंट इन इट। तो बक्सा मान लीजिए लकड़ी के, तो लकड़ी के जितना भी क्वांटिटी यूज हुआ होगा वही मास होगा, है ना। तो ई वाला ऑब्जेक्ट पर नीचे जो अर्थ है ना, एक पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है, गुरुत्वाकर्षण बल। इतना तो बेसिक पते होगा। तो जैसे ही वो खींचता है ना, ई बॉक्सवा के नीचे में है, जैसे खींचता है, और उसी टेबल जो होता है ना, इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये भी तो लकड़ी के बने होते हैं और ये स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो इसके मॉलिक्यूल्स कहते हैं कि अरे ये हमको तोड़ने की कोशिश कर रहा है। जैसे यहाँ पर ऐसे आप हाथ रखिए और ऊपर से बीचवा में कोई अगर कोई चीज़ भारी आएगा ना, तो हाथ अपने आप अलग हो जाएगा ना, और नीचे से गिर जाएगा टूट के। लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग रहेगा तो नहीं टूटेगा। तो वही टेबल जो होता है वो उसके मॉलिक्यूल्स आपस में एकदम अटैच हो, तोड़े और जोड़ेगा नहीं, मतलब डायलॉगबाजी नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि टूटता ही नहीं है। तो वो उसको ऊपर की तरफ बल लगाता है। मेरे जगह को रौंदते हुए तुम कैसे पार कर जाओगे, इसको पार करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। और मना करता है। आई नीचे से जो टेबलवा है ना, टेबल वो लगाता है किस पर फोर्स, बॉक्स पर, ठीक है। अरे बोलो ना यस और नॉट। और वो जो फोर्स लगाता है, वो फोर्स अनुभव कौन करेगा, बॉक्स अनुभव करेगा। हम रहेंगे तो हम अनुभव करेंगे। इसीलिए अगर टेबल पर बैठल रहते हैं या गाड़ी पर बैठल रहते हैं, मान लीजिए 4-5 घंटा के जर्नी करते हैं, तो हालत ख़राब हो जाती है ना, क्योंकि प्रेशर पड़ रहा है ना, फोर्स पड़ रहा है ना, रिएक्शन वाला। तो हालत ख़राब हो जाती है वहाँ की, उस पोजीशन की, है ना। तो वही बात होता है, ये एक्सपीरियंस करता है फोर्स किसके द्वारा, जो टेबल के द्वारा लगाया गया है, किस डायरेक्शन में, ऊपर की तरफ। और उसी को हम लोग बोलते हैं कौन सा फोर्स, रिएक्शन फोर्स। और ये आया कहाँ से है, अगर कोई पूछ दे तो बताना है कि न्यूटन बाबा का नाम सुना है आपने, तो बोलेंगे हाँ सुने तो हैं। तो न्यूटन जी ने मोशन से रिलेटेड 3 लॉ दिए थे, जिसको 9 क्लास में पढ़ना है। उसमें से सबसे जो इम्पोर्टेंट लॉ है थर्ड लॉ, ऐसे तो सब इम्पोर्टेंट है। तो थर्ड लॉ जो है वो न्यूटन का क्या कहता है कि हर एक एक्शन का इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है। हर एक एक्शन का इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है। तो ये बॉक्स के जितना वजन होगा ना, जितना उड़ालेगा नीचे की तरफ, टेबल उतना ही ऊपर की तरफ मारेगा। और वही हो गया एक्शन का कौन सा फोर्स, रिएक्शन फोर्स। हमको लगता है कि समझ में आ गया होगा, मतलब हमको लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में, बुझने में। अगला जो फोर्स है उसका नाम है टेंशन, है ना। देखिए टेंशन मतलब वो नहीं जो टेंशन देता है, टेंशन का मतलब वो नहीं जो आपको क्या करता है, टेंशन देता है। ये टेंशन कब प्रोड्यूस होगा, तो लिखेंगे एन ऑब्जेक्ट इज बीइंग स्ट्रेच्ड, जब किसी वस्तु को आप क्या करते हैं, फैलाते हैं। अब दिक्कत यह कि आवाज़ आ रही है बाहर से, तो मैं ज़ोर से बोल रहा हूँ ताकि उस आवाज़ को दबाया जा सके, ताकि उसकी आवाज़ आपके कानों में ना पड़े, नहीं तो पता चलेगा कि डलमोट और क्या क्या बातें हो रही है बाहर। तो एन ऑब्जेक्ट इज बीइंग स्ट्रेच्ड, जब उसको फैलाते हैं, एक्सपीरियंस है टेंशन फोर्स, तो वो अनुभव करता है कौन सा फोर्स, टेंशन फोर्स, है ना, टेंशन फोर्स। किसी भी चीज़ को फैलाइएगा तो वो ऑब्जेक्ट कहेगा कि आपने मुझे क्यों फैलाया, मेरा जो ओरिजिनल जगह था मुझे वही चाहिए, और वो इस बात के लिए टेंशन में आ जाएगा। इसलिए नाम क्या पड़ गया, टेंशन फोर्स। अरे ऐसा कोई कहानी नहीं है, तो मैंने बनाया है ना, लेकिन वास्तविकता यही है बच्चे कि होता है यही कि लोग जो है वो मतलब किसी ऑब्जेक्ट को जब फैलाइएगा आप, तो वो अपने मूल पोजीशन पे आने की कोशिश करता है। देखिए पहले जब बाराती आती थी ना, उसका एक अलग मज़ा होता था। तो शमियाना होता था पहले, शमियाना में जो नाश्ता का पॉकेट होता था, आजकल वाला नहीं है कि ऐसे ऊपर से ऐसे हटाए ढक्कन और गर्दा छोड़ा दिए, वो वाला नहीं था सिस्टम। पहले था कि बॉक्स को बनाना थोड़ा मुश्किल काम होता था, तो नाश्ता का पैकेट बनाने के लिए 2 लोगों को अलग रखा जाता था और लोगों को खोजना पड़ता था, क्योंकि वो काम थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था। मिठाई फोड़ना कितना आसान काम है, उठाए डाले, है ना, बीच में इधर भी डाले, ऐसा भी होता है।
तो उस समय जब होता था तो रबर लगता था चारों तरफ से, 1 रबर या 2 रबर, जितना ज़्यादा मिठाई हो उतना ज़्यादा रबर। तो जब वो खाते थे लोग सामियाना में, सामियाना जानते होंगे, जहाँ पे सिनेमा चलता है या डांस चलता है या उस समय, तो वहाँ पर जब वो खाते थे तो वो रबड़ फेंक देते थे। रबड़ समझते हैं ना? हाँ, रबड़ फेंक देते थे। और जो रबड़ होता था ना, रबड़, उस रबड़ को बच्चे चुन लेते थे, वहाँ के जो आसपास के इलाके को होते थे, और उस रबड़ को चुन करके उसको उसमें उसी नाश्ते के पॉकेट को ऐसे काटते थे और वहाँ से वो एक गुर्देल बना देते थे। गुर्देल समझते हैं? ऐसे मारा रहता खींच, तो इसे खींचते थे और खींच के बाद छोड़ते थे। तो रबड़ था, तो रबड़ कहा कि ये हमको टेंशन देगा, मेरा तुमने साइज़ चेंज किया ना, पहले इतना छोटा था बड़ा बनाया, तो है ना, और जैसे ही रिलीज़ किया वो अपने मेन जगह पे आना चाहेगा, उसी बात का उसको टेंशन है। अरे आया कहानी समझ में? तो वही बात है। तो टेंशन क्या है भाई? एन ऑब्जेक्ट इज बीइंग स्ट्रेस्ड, है ना, एक्सपीरियंस है, एग्जाम्पल है, एक्सपीरियंस है टेंशन फोर्स, ठीक है ना। अब इसको थोड़ा सा तस्वीर के द्वारा भी समझ लेते हैं, बिकॉज इसको समझा है तो इसको भी समझना पड़ेगा, नहीं तो आप भैया कि ये तो नया है। तो कहानी में ये है कि भैया कि यदि मान लीजिए यहाँ पर एक स्प्रिंग है ऐसा, और इसमें एक ऑब्जेक्ट ऐसे लटकाया हुआ है, ठीक है ना, 10 kg का, तो ये स्प्रिंग क्या होगा? नीचे की तरफ आएगा। अरे बोलो ना, यस और नॉट। फैलेगा ना, फैलेगा, तो इसके पास क्या आ जाएगा? टेंशन आ जाएगा, है ना। वो चाहेगा कि मैं अपने मूल पोजीशन पे आऊँ, तो ये किधर की तरफ फोर्स लगाएगा? ऊपर की तरफ। इस स्प्रिंग पे कैसा फोर्स आएगा? ऊपर की तरफ, है ना। वो फील करेगा, ये जो ऑब्जेक्ट है उसको नीचे की तरफ ला रहा है, तो ये तो फीलिंग है कि भाई हाँ ठीक है नीचे की तरफ, लेकिन जैसे ही ये हटाओगे, जैसे ही ये ऑब्जेक्ट हटाओगे, ये ऊपर आ जाएगा। कि क्या कि भाई ऊपर भी लगा हुआ है ऑलरेडी, छुपा हुआ है, बस दिक्कत क्या है कि ये 10 kg ज़्यादा है वो वाला फोर्स से। 10 kg वजन यहाँ पे डालने से, है ना, इसके पास इतना ज़्यादा फोर्स हो जा रहा है कि वो वाला फोर्स को हरा रहा है, ऊपर वाला को। जैसे ही ये हटेगा ऊपर वाला फोर्स जीतेगा और ऑब्जेक्ट जो अपने मेन पोजीशन पे आ जाएगा। बोलो ना यस और नॉट, समझ में आया? दैट इज नोन एज टेंशन। कोई दिक्कत? आगे है ये हो गया 2 एग्जाम्पल। अब जानते हैं अगले एग्जाम्पल के बारे में। चलिए पोछा लगा देते हैं इस पर। अब जानते हैं एक और कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में, जिसका नाम है फ्रिक्शन। इसको हिंदी में बोला जाता है घर्षण। ठीक है, हिंदी में गड़बड़ी हो सकती है, सो माफ करें। फ्रिक्शन के बारे में तो आप जानते हो, है ना। अरे फ्रिक्शन नहीं है तो जीवन नहीं है, फ्रिक्शन है तो जीवन है, ऐसा कहा जाता है। ये डायलॉग बाजी आपने सुना होगा, ठीक है। तो फ्रिक्शन क्या है भाई और क्यों ज़रूरी है, हम समझेंगे थोड़ा सा बेसिक। ऐसे तो इसका एक स्पेशल चैप्टर है। तो क्या है फ्रिक्शन? ए फोर्स विच अपोजेज। इसका काम है क्या है? अपोज करना। तो जो भी फोर्स अपोज करे, किसका अपोज करे? ए फोर्स विच अपोजेज द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट जब मोशन में आएगा, है ना, और उसका कोई ना कोई विरोध करने वाला होगा, और वो जो विरोधी होगा फोर्स, है ना, उस फोर्स का नाम क्या है? फ्रिक्शन नाम। उस फोर्स का नाम क्या है? फ्रिक्शन। कोई समस्या? ए फोर्स विच अपोजेज द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट नोन एज फ्रिक्शन, है ना। फ्रिक्शन के कितने प्रकार? 1 2 3 4। लक्ष्मी जी की जय जयकार। तो फ्रिक्शन के कितने प्रकार? फ्रिक्शन के 3 प्रकार, ठीक है ना। एक प्रकार है स्टैटिक फ्रिक्शन, एक है स्लाइडिंग, और एक है रोलिंग फ्रिक्शन, ठीक है ना। फ्रिक्शन के 3 प्रकार, एक है स्टैटिक, दूसरा है स्लाइडिंग और तीसरा है रोलिंग फ्रिक्शन। बड़ा आसान है समझना, ठीक है ना। ये तीनों प्रकार है, तीनों के बारे में बेसिक जानकारी मैं दे देता हूँ। तो सबसे पहले हम जानते हैं
कि फ्रिक्शन एग्जैक्टली होता क्या है, तो उसके लिए मुझे एक देखिए, जैसे एक टेबल पे एक बॉक्स रखा हुआ है, तो टेबल का ऊपर का कुछ पोर्शन बॉक्स के टोटल पोर्शन से अटैच्ड है, लेकिन एग्जैक्टली अटैचमेंट नहीं होता है। अटैचमेंट कैसा होता है वो ध्यान से देखिए। तो टेबल का जो नीचे वाला ऊपर वाला सरफेस होगा टेबल का, जिस पे रखा हुआ है बॉक्स को, वो कुछ इस तरह का होता है, कुछ इस तरह का होता है, ऐसा। और जो बॉक्स का नीचे वाला सरफेस होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है, ऐसा, ठीक है। और ये वाला इसके साथ जुड़ जाते हैं। ये जो ऊपर भाग दिख रहा है इसको बोला जाता है हिल्स, ये जो नीचे खाई जैसी दिख रही है इसको वैलेज, आपने फिजिक्स ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, है ना। और जब ये दोनों आपस में यहाँ पर जुड़ते हैं तो इनको कहा जाता है कि ये आपस में क्या बनाते हैं, इंटरलॉक बनाते हैं। और इसी इंटरलॉक से, है ना, क्या पैदा होता है, फ्रिक्शन पैदा होता है। यही इंटरलॉक्स, ये इंटरलॉक नहीं लगेगा तो फ्रिक्शन नहीं होगा। और इंटरलॉक कब नहीं होगा, जब सरफेस को हम क्या कर देते हैं, स्मूथ बना देते हैं। नहीं, चप्पल का जो नीचे वाला सरफेस होता है, जो जब प्लेन हो जाता है चलते चलते घिसते घिसते फ्रिक्शन से ही, और जब हम जाते हैं कहाँ पे, कल जहाँ पे हमारे यहाँ होता है हैंड पंप, वहाँ पर, तो वहाँ पे काई रहती है, और वहाँ पे जब उसी चप्पल को पहन के जाते हैं तो गिरने के चांसेस थोड़ा ज़्यादा हो जाते हैं। और सब लोगों के लाइफ में कभी कभी ना ऐसा होता है ना। वहाँ पे जब गिरते हैं तो रोना भी नहीं आता है, इतना ज़्यादा चोट लगता है ना। तो उसी चीज़ को इमेजिनेशन करिए, है ना, उसी चीज़ को इमेजिनेशन करिए, और वही इंटरलॉक समझिए कि इंटरलॉक कितना ज़रूरी है। इंटरलॉक अगर वहाँ पे होगा तो नहीं गिरते। तो चलिए एक एक करके जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है? स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है? द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, आसान भाषा में लिखवा रहा हूँ, वैसे इसका एक डिफ़िकल्ट डिफिनीशन है, बट चलो। ये क्या है भाई? फोर्स है ऑफ, किसका है भाई? तो फ्रिक्शन का। ऑन, है ना, और ये किस पे लगता है? एन ऑब्जेक्ट पे तो लगेगा ही लगेगा, है ना। दैट इज नॉट मूविंग, दैट इज इन रेस्ट। तो जो रेस्ट में रहेगा उस पर जो फ्रिक्शन लगेगा वो समझ लो क्या है? स्टैटिक फ्रिक्शन, है ना। जो रेस्ट में है ना, उस पर जो लग रहा है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नोन एज स्टैटिक फ्रिक्शन। अब यहाँ पर कहानी है ना कि जो हम फोर्स लगाते हैं, मान लीजिए यहाँ पर एक टेबल है, आइस पे एक बॉक्स है, आइस पे हम फोर्स लगा रहे हैं एफ, है ना। तो ये कब तक रेस्ट में रहेगा? जब तक यहाँ पर जो फ्रिक्शन लग रहा है सरफेस पे इस डायरेक्शन में, है ना, यानी एफ आर, फ्रिक्शन जो लग रहा है वो क्या हो? एफ के बराबर हो। एफ जो हो वो माइनस एफ आर के बराबर हो। एफ मतलब जो आपने फोर्स लगाया, माइनस एफ आर मतलब फ्रिक्शन, और माइनस इसलिए बिकॉज अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहा है। तो ये जितना लगाया आपने उतना ही ये भी लगाया, है ना, न्यूट्रलाइज हो गया, तो बैलेंस हो गया। पढ़ेंगे बैलेंस फोर्स क्या होता है, तो बैलेंस हो गया। तो ना इधर का ना उधर का, ना इसको फॉलो करेंगे ना उसको फॉलो करेंगे। किसको फॉलो करेंगे? अरे बोलो दो ना, जरा समझ में आया है कि नहीं? ना इसको फॉलो करेंगे ना इसको फॉलो करेंगे, किसी को फॉलो नहीं करेंगे, बिकॉज कोई भी ज़्यादा नहीं है, तो बैलेंस हो जाता है ना, इसलिए ऑब्जेक्ट रेस्ट में रह जाता है। ठीक है, समझ में आया बातें? आसान थी। तो स्टैटिक फ्रिक्शन हो गया। उसके बाद जानेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन के बाद क्या है? स्लाइडिंग। तो ये मालूम होगा, मैं अब इसका डिफिनीशन नहीं भी तो बताऊंगा तो आप लिख ही लीजिएगा, है ना। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, है ना, ऑन एन ऑब्जेक्ट दैट स्लाइड्स ऑन अनदर ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, ऐसा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जिसमें एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे क्या करता है? स्लाइड करता है, तो उसे क्या बोलते हैं? स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ठीक है ना। स्लाइडिंग फ्रिक्शन किसे कहते हैं बताइए? when the object slide over क्या? another object,
है ना। जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे पे स्लाइड करता है तो जो फ्रिक्शन लगता है नोन एज स्लाइडिंग फ्रिक्शन, है ना। और रोलिंग फ्रिक्शन फिर है, रोलिंग फ्रिक्शन भी ऐसी होगा, व्हेन द ऑब्जेक्ट रोल्स ओवर अनदर ऑब्जेक्ट, व्हेन द ऑब्जेक्ट रोल्स ओवर अनदर ऑब्जेक्ट, है ना, द फ्रिक्शन प्रोड्यूस इज नोन एज रोलिंग फ्रिक्शन। ये तो बना के लिखना है, और लिखिए, पॉज करिए वीडियो और इन डिफिनीशंस को आप डिनोट करिए, ठीक है ना। तो स्टैटिक हो जाएगा, स्लाइडिंग हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, रोलिंग हो जाएगा आपका। और इसके बीच में एक रिलेशन होता है, वो अब जान लेते हैं। चलिए उस रिलेशन को जानते हैं कि क्या रिलेशन है इन तीनों का आपस में, तीनों फ्रिक्शन का। तो रिलेशन ये है कि जो स्टैटिक होता है वो सबसे बड़ा होता है ना। तो सिंपल सी बात है, स्लाइडिंग से बड़ा होगा, और स्लाइडिंग जो है वो आपका किससे बड़ा होता है, रोलिंग से। तो सबसे कम कौन, रोलिंग। सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन कौन, स्टैटिक, ठीक है। और इसके पीछे दो बातें होती हैं। एक तो है कि कांटेक्ट, लेकिन यहाँ पर टाइम ऑफ कांटेक्ट देखा जाता है ना, टाइम ऑफ कांटेक्ट। तो देखिए सबसे ज़्यादा टाइम ऑफ कांटेक्ट किसका ज़्यादा है, स्टैटिक का, ठीक है, हो गया। स्लाइडिंग का, स्लाइडिंग में दो बातें देखी जाती हैं, टाइम ऑफ कांटेक्ट तो देखी ही जाएंगी, है ना, और सरफेस भी देखा जाएगा, कांटेक्ट सरफेस। इसमें कांटेक्ट सरफेस क्या होगा, पूरा ना लिया जाएगा, स्लाइड कर रहा है तो पूरा ना करेगा, और रोलिंग में थोड़ा सा लिया जाएगा। तो बड़ा सिंपल सा है। तो स्टैटिक सबसे बड़ा, स्लाइडिंग उससे छोटा, और रोलिंग सबसे छोटा। स्टैटिक सबसे बड़ा, रोलिंग उससे छोटा, रोलिंग सबसे छोटा। चलिए ठीक है, हो गया। अब एक और फोर्स होता है जिसके बारे में जानना है, उसका नाम है ड्रैग। ड्रैग, है ना। तो ड्रैग का डिफिनीशन बड़ा आसान है, फ्रिक्शन ही है एक प्रकार का, फ्रिक्शन प्रोड्यूस्ड बाय फ्लूइड, फ्लूइड के द्वारा जो फ्रिक्शन प्रोड्यूस किया जाता है उसे क्या बोलते हैं, ड्रैग बोलते हैं। फ्लूइड उसे कहते हैं जो क्या करता है, फ्लो करता है, ठीक है ना। फ्लूइड किसे बोला है, जो फ्लो करे उसे, ठीक है ना। तो आपने माइकल फेल्प्स का नाम सुना होगा, नहीं है सुना होगा, सुना होगा तो ठीक है। वो अमेरिका की तरफ से ओलंपिक में बहुत ज़्यादा मेडल ले चुके थे, बहुत बार गोल्ड मेडल ले चुके थे। तो उनका मतलब जो आकार था ना, शरीर का ढांचा, प्रैक्टिस भी तो ज़रूरी है, मेहनत। तो उन्होंने अपने आप को इस रूप में कर लिया था कि उन पर ड्रैग लगता ही नहीं था। वाटर जो फ्रिक्शन प्रोड्यूस करेगा, है ना, वो ना के बराबर लगेगा, पूरी तरीके से ना लगेगा तो कुछ हो जी जाते फिर, लेकिन थोड़ा सा लगता था, है ना। बातें समझ में आ गई यहाँ तक कि ड्रैग क्या होता है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि बुक में एगो चीज़ दिया हुआ है, चीज़ नहीं मतलब एक और प्रकार दिया हुआ है और वो आपने नहीं बताया है, जिसका नाम है मस्कुलर फोर्स, और वो भी उदाहरण है किसका, कॉन्टैक्ट फोर्स का। तो तनिक बता देते हैं उसके बारे में भी। नाम आपने क्या बताया, मस्क्यूलर फोर्स। तो हम इसका डेफिनेशन क्या लगा सकते हैं, ये फोर्स अप्लाइड बाय मसल्स, है ना। ऐसा फोर्स जो मसल्स के द्वारा अप्लाइड किया गया हो उसे क्या कहेंगे, मस्कुलर फोर्स कहेंगे। बोलो ना यस और नॉट, है ना। अभी आपको इसका कोई परफेक्ट एग्जांपल नहीं, बट अभी ये जान गए कि मसल्स करता है तो हम दे सकते हैं। जैसे कहाँ पे होता है, चीविंग में होता है। एग्जाम्पल, इन चीविंग, चबाते हैं तो मसल्स के यूज करते हैं, जबरे यहाँ पर ऐसे मसल्स। लिफ्ट करते हैं तो मसल्स हाथ का, पैर का, जिसका भी यूज करना है करते हैं लिफ्ट करने में, इन लिफ्टिंग, है ना। खेलने में यूज करते हैं, ठीक है ना। मोबाइल चलाने में बहुत कम यूज होता है इसका, मस्कुलर फोर्स का, है ना। कोई दिक्कत। तो ये मस्कुलर फोर्स है। देखिए ऐसे तो 600 के आसपास मसल्स हैं, लेकिन सारे मसल्स का यूज मस्कुलर फोर्स लगाने में यूज नहीं होता है, उसमें कुछ खास है। जैसे एक है कार्डियक मसल, कार्डियक मसल्स, एक होता है
स्केलेटल, स्केलेटल नाम में ही छुपा हुआ है आंसर इसका, स्केलेटल, ठीक है। और एक होता है आपका स्मूथ मसल्स, ठीक है ना। कार्डियक मसल्स, स्केलेटल मसल्स एंड स्मूथ मसल्स, ये 3 प्रकार के मसल्स मस्कुलर फोर्स लगाने में अपना 100% देते हैं, है ना। इसमें एक करके जान लेते हैं कि थोड़ा थोड़ा। सबसे पहले जानेंगे स्केलेटल। आपको लग रहा होगा कि सबसे पहले तो कार्डियक यहाँ पे लिखे हैं, तो स्केलेटल का है लिखे पहला पे, तो हमारा मन है हम लिखेंगे, मतलब आपका भी मन होगा तो आप कार्डियक को बाद में पहले लिख लीजिएगा, क्योंकि आगे तो हम बताने वाले हैं। तो स्केलेटल जो होगा वो कैसा है भाई, है ना, मसल्स विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, लग रहा है कि कोई परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ले, क्वेश्चन डिफिनेशन है। मसल्स विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ बॉडी, माने मेन है मूवमेंट ऑफ बॉडी, शरीर का मूवमेंट एक बाहर नहीं होगा। स्केलेटल में देखो स्केलेटन छुपा हुआ, स्केलेटन मतलब क्या, बोन से जुड़े हुए होते हैं, है ना। अब यहाँ पे बॉडी कनेक्टेड विथ बोन्स, हड्डियों के साथ जो मसल्स जुड़े रहते हैं उन्हें बोला जाता है स्केलेटल मसल्स। स्केलेटन सिस्टम के साथ जो मसल्स जुड़े हुए थे उनको बोलेंगे स्केलेटल मसल्स, है ना। बोन्स को हम स्केलेटल मसल्स, स्केलेटन बोलते हैं हड्डियों का ढांचा को, तो वही से लिया गया। बातें समझ में आ गई स्केलेटल का मतलब क्या। उसके बाद आ जाइए तनी मनी आई इधर, स्मूथ मसल्स क्या होता है ना। ऐसे मसल्स होते हैं, अब इसको आप बना भी सकते हैं खुद से, विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर क्या, और ये होते कहाँ पे, विच इज़ अवेलेबल इन द रीजन ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक, डाइजेस्टिव ट्रैक में ये पाए जाते हैं, ठीक है ना। और कहाँ पाए जाते हैं, ब्लड वेजल में, है ना, ब्लड वेजल में ये मसल्स पाए जाते हैं, है ना, और डाइजेस्टिव ट्रैक में ये पाया जाता है। पूरा एक्सपेरिमेंट फॉर्म में अभी नहीं बताना है। और बच गया एक और वो सबसे लास्ट में बता रहा हूँ, उसका नाम क्या है, कार्डियक मसल्स। और ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, कॉन्ट्रैक्शन, है ना, एंड रिलैक्सेशन, रिलैक्सेशन ऑफ क्या, हार्ट, हार्ट बीट करता है ना, ऊपर नीचे दाएं बाएं, दाएं बाएं ऊपर नीचे, वही। तो हार्ट का मोशन कौन सा मसल्स पे डिपेंड करता है, कार्डियक मसल्स पे। डाइजेस्टिव ट्रैक, ब्लड वेजल, स्मूथ, सबसे इंपॉर्टेंट स्केलेटल जो बोन से जुड़ा रहता है, और इसका काम है कि ये आपको क्या करता है, मूवमेंट कराता है आपके बॉडी को।